नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड इस जीके स्पेशल सीरीज़ का ये हिस्ट्री सेक्शन का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग डायनेस्टीज़ की बात कर रहे थे। उत्तराखंड से रिलेटेड हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है फ्रेंड्स अगली डायनेस्टी हमारी, जो कि जिसका रेन टाइम है 700 एडी से लेकर के 1050 एडी तक के बीच का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 675 एडी के अराउंड ब्रह्मपुर, जो कि आप कह सकते हैं लार्जेस्ट किंगडम था सेंट्रल हिमालयाज का, वो कोलैप्स कर जाता है। और एक हिस्टोरियन है डॉक्टर कतोच, इनका ओपिनियन है कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रह्मपुर, जो आपका सेंट्रल हिमालय रीजन है फ्रॉम सतलुज टू वेस्टर्न नेपाल, इट वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी small tribal states, and out of these branch ancient Kunindas was busy increasing in power in the northwestern Garhwal, and after subjugating many small kingdom it again emerged as a strong power in central Himalayas after the collapse of Brahmapur. Now 700 AD से हम कह सकते हैं कि 3 सेंचुरी तक लगातार कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है और कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो वी कैन से दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडिल हिमालयाज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पॉलिटिकल यूनिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, इसको कई बार फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, ये आपकी फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी है सेंट्रल हिमालयाज रीजन की। और यहाँ से बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी खोद कर निकाले गए हैं एक्सकवेशंस में, उत्खनन में। तो अब अगर बात की जाए तो टोटल 9 इंस्क्रिप्शन हैं अभी तक जो यहाँ से निकाले जा चुके हैं इस डायनेस्टी के बारे में, जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। 14 राजाओं ने रूल किया है और 3 लीनियज, आप कह सकते हैं कि 3 लीनियज में 14 राजाओं ने यहाँ पर रूल किया है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में, उत्तराखंड में या उसके नेबरिंग रीजन्स में। सबसे पहले अगर फर्स्ट लीनेज की हम बात करें तो फर्स्ट लीनेज के फाउंडर का नाम था वसंत देव। इनको बसंत देव के नाम से भी कई बार जाना जाता है। निम्बार वॉज द फाउंडर ऑफ द सेकेंड लीनेज। जो सेकेंड लीनेज आई, आप कह सकते हैं, उनके फाउंडर थे निम्बार। और थर्ड लीनेज के फाउंडर थे सुभिक्षराज देव। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपकी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी उसके एक रूलर थे इष्टगनादेव। इष्टगनादेव ने कार्तिकेयपुर किंगडम की जो बाउंड्री थी उसको सारे दिशाओं में बढ़ाया था। और आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे में जो कुमायूं गढ़वाल रीजन है उसको भी इंटीग्रेट किया था। मतलब जो एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है वो इन्होंने फॉलो किया था। और डॉक्टर कटोच, जो कि एक हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंग उनके जो पुत्र थे ललितेश्वर देव, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ठीक है। जो ललितेश्वर देव थे, ही वॉज द सन ऑफ इष्टगनादेव और ही वॉज द ग्रेट बिल्डर। थर्ड लीनेज के जो रूलर थे, लास्ट रूलर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सुभिक्षराज देवा। ये आपके थर्ड, आप कह सकते हैं, लीनेज के लास्ट रूलर थे। फाउंडर नहीं थे, लास्ट रूलर थे। 300 ईयर्स तक स्टार्टिंग में बिगनिंग के जो डायनेस्टी की कैपिटल थी वो आपकी कार्तिकेयपुर थी, जो कि चामोली में जोशी मठ के निकट है। बाद में इसकी जो कैपिटल थी वो बैजनाथ को बनाई गई, बागेश्वर बैजनाथ को इसकी कैपिटल बनाई गई। और जो कि आप कह सकते हैं कत्यूर वैली अल्मोड़ा में मौजूद है। और इसी कारण जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है इसको कत्यूरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो कत्यूरी डायनेस्टी, इट इज़ नथिंग बट कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। ब्रिटिश हिस्टोरियन है आपके एटकिंसन, उनके अकॉर्डिंग जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की बाउंड्री थी वो एक्सटेंड थी कहाँ से कहाँ, आप कह सकते हैं नॉर्थ में तिब्बत कैलाश मानसरोवर तक, सतलुज में ये वेस्ट सतलुज, आप कह सकते हैं वेस्ट में सतलुज रिवर तक, ईस्ट में गंडकी तक, और साउथ में ये रोहिलखंड, जो आज के टाइम में हम कहते हैं कथर, उस टाइम पे कहा जाता था। तो ये इसका पूरा एक्सटेंशन है। फिगर में आप समझेंगे तो ईजी पड़ेगा।
नॉर्थ में आप कह सकते हैं तिब्बत कैलाश तक। उसके बाद वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सतलुज रिवर तक, ईस्ट में गंडकी तक, और साउथ में आपकी जो रोहेलखंड है वहाँ तक ये पूरा किंगडम फैला हुआ था कत्यूरी डायनेस्टी का। पहले ही हम लोगों ने बात कर ली है कि जो फर्स्ट लीनियज थे, फर्स्ट लीनियज के जो फाउंडर थे बसंत देव, ठीक है, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था। बसंत देव ने खुद को जो टाइटल दिया था उसका नाम था परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वरा। तो परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वरा ये बसंत देव के द्वारा दिया गया टाइटल, खुद को दिया गया टाइटल था। इन्होंने स्वर्णेश्वर नामक एक विलेज दान में दिया था, एक टेम्पल को बागेश्वर के निकट। और बसंत देव के बाद कौन रूलर था ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में। बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। बसंत देव जो थे वो पहले रूलर थे फर्स्ट लिनेज के, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से। अभी जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वर, ये इन्फॉर्मेशन भी बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से आती है। और इनके बाद कौन रूलर था ये नाम कभी भी क्लियर नहीं हुआ बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में। हालांकि इनके बाद जो नाम मेंशन था वो था आपका खरपर देवा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कलहन की जो राज तरंगिनी है उसमें गढ़वाल रीजन के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट किया गया है कश्मीर के रूलर के द्वारा, ये चीज़ मेंशन की गई है कलहन की राज तरंगिनी में। कश्मीर के रूलर का नाम था ललितादित्य मुक्तापिद। तो ललितादित्य मुक्तापिद जो कि कश्मीरी रूलर थे, इनके द्वारा गढ़वाल रीजन के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था ये चीज़ मेंशन है कलहन की राज तरंगिनी में। और जब हम जिस कॉन्क्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर जो खरपर देव हैं इन्होंने जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है उसमें अपना शासन जमा लिया था। और हम कह सकते हैं कि जो आपकी कत्यूरी डायनेस्टी उसको इन्होंने इस टाइम तक रिप्लेस भी कर दिया होगा, एक नई डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया होगा। किंग खारपर देव जो हैं ध्यान रखिएगा ये यशोवर्मन जो कि कन्नौज के राजा थे, इनके कंटेम्परेरी हैं, इनके समकालीन हैं। खरपर देव के बाद उनके पुत्र कल्याण राज रूलर बने जिनकी वाइफ का नाम था महारानी लद्दा देवी। खरपर देव लीनियज के जो लास्ट रूलर थे वो उनके ग्रांड सन थे त्रिभुवन राज। और खरपर देव के जो ग्रांड सन थे त्रिभुवन राज, इन्होंने भी खुद को एक टाइटल दिया था, सेम टाइटल जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वरा। तो ये टाइटल दो लोगों ने अब तक दे दिया, एक तो आपके हो गए त्रिभुवन राज और दूसरे आपके हो गए बसंत देव। जो फर्स्ट लीनियज था, फर्स्ट लीनियज के जो फर्स्ट किंग थे, फाउंडर थे बसंत देव, उन्होंने खुद को ये टाइटल दिया महाराजाधिराज परमेश्वरा या परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वरा। और उसके बाद जो खरपर देव के ग्रांड सन थे जिनका नाम था त्रिभुवन राज, इन्होंने भी यही सेम टाइटल खुद को दिया, परम भट्टराका महाराजाधिराज परमेश्वरा। नालंदा इंस्क्रिप्शन से भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि पाला रूलर ऑफ बंगाल धर्मपाल, इनके द्वारा जो गढ़वाल के ऊपर इन्वेजन किया गया था, ये जानकारी हमें नालंदा इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। और इस इन्वेजन के बाद जो निम्बार डायनेस्टी थी उसने खरपर देव डायनेस्टी को, या आप कह सकते हैं खरपर देव डायनेस्टी को कार्तिकेयपुर स्टेट से रिप्लेस कर दिया था। मतलब अब कार्तिकेयपुर स्टेट पर किस डायनेस्टी का राज है, वो है आपकी निम्बार डायनेस्टी, ठीक है। निम्बार हैड साइंड ए ट्रीटी विद पाला रूलर। पाला रूलर्स के साथ निम्बार जो डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने निम्बार ने एक ट्रीटी साइन की। निम्बार वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। निम्बार शैविज्म के फॉलोअर थे। ही गॉट अ विमाना बिल्ट एट जागेश्वर। जागेश्वर में इन्होंने एक टेम्पल का भी निर्माण कराया था जो कि विमाना स्टाइल में था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है निम्बार के द्वारा। निम्बार वॉज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म और इन्होंने एक विमाना बिल्ट कराया था जागेश्वर में। आफ्टर निम्बार हिज सन ईष्टगान देव बिकेम द रूलर। निम्बार के बाद उनके पुत्र ईष्टगान देव रूलर बने एंड ही वॉज द फर्स्ट सच रूलर ऑफ द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी हु ट्राइड टू इंटीग्रेट उत्तराखंड इनटू वन सिंगल यूनिट और वन सिंगल किंगडम। ईष्टगना देव ये भी फॉलोअर थे शैविज्म की, जस्ट लाइक हिज फादर। एंड इन जागेश्वर ही बिल्ट सम टेम्पल्स ऑफ नवदुर्गा महिष मर्दिनी, लकुलिशा एंड नटराजा। तो इन डाइटीज़ के इन्होंने भी टेम्पल्स बनवाए थे। आफ्टर ईष्टगना देव हिज सन ललित सुरादेव बिकेम द रूलर। ईष्टगना देव के बाद उनके पुत्र ललित सुरादेव रूलर बनते हैं। इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ पांडुकेश्वर ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अवतार ऑफ वराहा। पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो था आपका पांडुकेश्वर का, उसमें ललित सुरादेव को एक तरह से वराहा अवतार बताया गया है, who came to save the sinking earth in the black mire. In the Pandukeshwara copper plate, there is a mention of Lalit Suradev being succeeded by his son
भदेवा एज द रूलर, और ललित के सुरादेव के बाद जो रूलर बने वो थे भदेवा, और ये बात हमें पता चलती है पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ही अपोज्ड बुद्धिज्म एंड हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैजनाथ टेम्पल। तो इन्होंने बुद्धिज्म को अपोज किया था, जो ललित सुरादेव थे, सॉरी जो भदेव थे, इन्होंने बुद्धिज्म का अपोज किया था और इन्होंने बैजनाथ टेम्पल के बनने में सहायता भी अपनी प्रदान की थी। बालेश्वर और पांडुकेश्वर से जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सालोदादित्य के जो पुत्र थे इक्षार देव, उन्होंने सालोदादित्य डायनेस्टी की स्थापना की। इक्षार देव ने खुद को एक टाइटल भी दिया, काफ़ी बड़ा टाइटल का नाम है, भुवन विख्यात दुर्मादराती सिम्मन विनी व दित्या दीक्षादन दक्षाक गुरु, जिसका सिंपल सा मतलब है गुरु हु सक्सेसफुल कन्फर्स द लेजिटिमेट विडोहुड अपॉन द वाइफ्स ऑफ हिज इविल एनिमीज। इक्षार देव बहुत ही लर्न मैन थे। इक्षार देवा के बाद आप कह सकते हैं जो डायनेस्टी के रूलर्स हुए कुछ, उनमें कुछ नाम शामिल है जैसे देसात देवा, पद्मा देवा, सुमिक्षराज देवा, ये आप कह सकते हैं सालोदादित्य डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे। बाद में अशांति देव के द्वारा अशांति देव डायनेस्टी की स्थापना की गई कत्यूर वैली में, और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे आपके अशांति देव डायनेस्टी के ब्रह्मदेव, जो कि टाइनिकल और लस्ट लविंग रूलर थे। और इनके कुछ और नाम भी थे जैसे विराम देव और वीर देवा। ठीक है, तो जो ब्रह्मदेव थे इनका कुछ और नाम था जैसे विराम देव और वीर देवा। नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी दैट आदि गुरु शंकराचार्य अराइव्ड इन उत्तराखंड। आदि गुरु शंकराचार्य कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के रेन में ही उत्तराखंड में आए थे। वहाँ पे इन्होंने बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम किया, उसको ख़त्म करके जो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस था उसको रिस्टोर किया। एंड इन दिस सीक्वेंस बद्रीनाथ केदारनाथ जो टेम्पल्स हैं हिंदुइज्म के, वो काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं और काफ़ी मान्यता रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हैं। इनको रिनोवेट कराया, जो ज्योतिर्मठ को इस्टेब्लिश किया, और केदारनाथ में 820 AD में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है हमारा कत्यूरी डायनेस्टी। तो अभी हम लोगों ने जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी देखा था, कत्यूरी डायनेस्टी में भी सेम रूलर्स हैं। अब अगर अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा कुछ चीज़ें कंपाइल की जाएंगी तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो कत्यूरी डायनेस्टी के अगर नाम से आता है तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे जो कत्यूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे, कुछ किताबों की माने तो वो कहते हैं कि वासुदेव इनके फाउंडर थे। ठीक है, लेकिन इनका नाम कहीं पर भी किसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। और जो लास्ट किंग थे आपके खातूरमन डायनेस्टी के, काबुल की खातूरमन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, उनका भी नाम वसुदेव था। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों वसुदेव एक ही हैं। जैसे जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन है एटकिंसन, वो ये बात कहते हैं कि ये दोनों एंटिटी अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही एंटिटी हैं। और लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कुछ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। जैसे अगर त्रिभुवन राज इंस्क्रिप्शन की हम बात करें जो कि बागेश्वर में डिस्कवर किया गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पुष्टि की जाती है कि जो कत्यूरी डायनेस्टी थी उसके पहले राजा का नाम था बसंतना देव। अब देखिए बसंत देव कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लीनेज के जो फर्स्ट रूलर थे, और इसीलिए कत्यूरी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं देखिए बसंतना, केवल ना जुड़ गया है बसंतना देव। और इनके बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वही सारे रूलर्स के नाम आएंगे जो हम लोगों ने कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और बसंतना देव का जो रूलिंग टाइम है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि ये एस्टिमेटेड है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेन ऑफ बसंतना देव बिगिंस एट एनी टाइम फ्रॉम 633 AD to 645 AD। ठीक है, तो ये अभी आप कह सकते हैं कि डाउटफुल भी है। और इनके बाद बसंतनाथ देव के बाद आप कह सकते हैं कि कत्यूरी जो लास्ट कत्यूरी किंग थे, जो कत्यूरी किंग थे इनके बाद वो थे आपके ललित सुरादेवा, जो कि हम लोगों ने कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में भी पढ़ा था इनके बारे में, है ना। और इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे द स्क्रिप्ट जो आपके 8 इंस्क्रिप्शंस बरामद किए गए हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उनसे रिगार्डिंग, तो इनकी स्क्रिप्ट क्या है। तो द स्क्रिप्ट ऑफ ऑल दिस इंस्क्रिप्शन इज कुटिला, which is also found in the inscription of Pala ruler of Magad of the 9th and 10th centuries and in some copper plate inscriptions discovered from Tibet। ठीक है, तो सेम स्क्रिप्ट है। एंड इट इज़ नोन from the Katyuri inscription that the 3 lineage of the same dynasty established their capital in or around Kartikeyapur and ruled one after the another।
तो फाउंडर देख लेते हैं इन तीनों लीनेज के जो रॉयल फैमिलीज थे। तो देखिए पहले हम लोगों ने बसंत देव पढ़ा था कार्तिकेयपुर में, अब यहाँ पर हो गया बसंतरा देव। इनके बाद निम्बार हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर निम्बार देव लिखा हुआ है। और सालोदादित्य, आपको ध्यान होगा सालोदादित्य डायनेस्टी की भी स्थापना बाद में हुई। तो सालोदादित्य भी ये नाम एज इट इज़ मेंशन है। From the glossary of the records of the list of the names of officers and other evidences, it is known that the lineage of Salodaditya had attained the throne after the lineage of Nimbardev। ठीक है, तो ऐसी कुछ ऐसा ही हम लोगों ने कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में भी अभी पढ़ा है। टू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 21st and 22nd ईयर ऑफ ललित सुरा रेन हैव बीन फाउंड विच प्रूव्स दैट ललित सुरा रेन स्टार्टेड इन 832 एंड ही डाइड आफ्टर 854 एडी। मतलब उनका रेन स्टार्ट होता है 832 एडी में और इनकी मृत्यु होती है 854 एडी के बाद। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड फ्रॉम दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दैट ललित सुरा was the most majestic and valiant king of the Katyuri dynasty. Capital of the Katyuri was at present today जोशीमठ। आज का जो जोशीमठ है हमारा उत्तराखंड में, उस टाइम पे कत्यूरी डायनेस्टी का वही कैपिटल हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट लीजेंड द किंगडम ऑफ द कत्यूरी किंग हु रूल्ड जोशीमठ एज देयर कैपिटल एक्सटेंडेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द सतलुज रिवर इन द वेस्ट टू द प्लेन्स इन द साउथ। द एंटायर प्रेजेंट रोहिला खंड केम अंडर हिज रूल। तो इससे पहले जब हम लोगों ने किंगडम का एक्सटेंशन देखा था तो उसमें भी हम लोग देखा था कि साउथ में जो रोहिला खंड है वहाँ तक ये एक्सटेंड किए हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के ही तरह कत्यूरी रूलर्स जो थे उन्होंने भी कुछ ऑफिशियल्स को मेंटेन किया था। तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाला ये ऑफिसर होते थे, आप कह सकते हैं बॉर्डर्स को गार्ड करते थे, जो सीमाएं होती थी उनके गार्ड होते थे। दे कैरिड बर्डन ऑफ गार्डिंग द बॉर्डर्स। उसके बाद है घाटपाला, ही वॉज द कीपर ऑफ वेरियस ग्रिडवारास। वर्मापाला केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन एवरीवन कमिंग एंड गोइंग थ्रू द बॉर्डर्स रूट। जो बॉर्डर रूट होता था उससे आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखने का काम वर्मापाला का था। उसके बाद है आपका नरपति, ही यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑन रिवर घाट्स। रिवर घाट जो होते थे उस पर मूवमेंट फ्रीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको फैसिलिटेट करने का काम ये करते थे। टैक्सेस को कलेक्ट करते थे और अगर कोई सस्पिशियस पर्सन है तो उसकी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का काम भी ये करा करते थे नरपति। उसके बाद फ्रेंड्स आर्मी ऑफिशियल्स में आर्मी के बारे में कुछ विशेष बातें ये हैं कि कत्यूरी जो वीर वाहिनी आर्मी थी इट इज़ द वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी एंड सक्सेस, सबसे पहली बात। उसके बाद ओइंग टू इट्स स्ट्रेंथ एंड कत्यूरी किंग्स रूल्ड उत्तराखंड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर डिफीटिंग द इन्वेडर्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। जो आर्मी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक पार्ट था आपका इक्वेस्ट्रियंस के बाद आपका था गजरोही वो सोल्जर्स होते थे जो एलिफेंट पे राइड करते थे। और उसके बाद उस्त्रारोही जो सोल्जर्स थे ये कैमल्स या ऊंट पर सवारी किया करते थे। और फिर उसके बाद है आपका पदतिकास आपकी इन्फेंट्रीज को कहा जाता था और इन्हें हम गोलमिकास के नाम से भी जानते थे। ध्यान रखिएगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्वेस्ट्रियंस आर्मी जो होती थी उसके जो कमांडर होते थे उनको अश्वबाला अधिकारिता कहा जाता था, अश्वबाला अधिकारिता। उसके बाद फ्रेंड्स अश्वबाला अधिकारिता ऑफ गजरोही भी आप कह सकते थे। हस्ती गजरोही आप कह सकते हैं जो लोग एलिफेंट पे राइड करते थे उनको हस्ती बाला अधिकारिता कहा जाता था। और जो लोग आप कह सकते हैं उस्त्रारोही जो होते थे वे उस्त्रारोही के जो कमांडर होते थे उन्हें उस्त्रा बाला अधिकारिता कहा जाता था। मतलब जो इक्वेस्ट्रियंस थे उनके जो कमांडर थे उनको हम लोग अश्वबाला अधिकारिता कहते थे। हाथी पर जो राइड करते थे उनको हस्ती बाला अधिकारिता के नाम से जाना जाता था। और जो कैमल जो उस्त्रारोही थे उनको उस्त्रा बाला अधिकारिता के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे आर्मी से रिलेटेड। इसके बाद फ्रेंड्स हाईएस्ट ऑफिशियल जो होते थे, हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द 3 असेंडिंग आर्मीज वर कॉल्ड हस्ते अश्वोस्त्रा बालाधिकारित। तो ये नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हाईएस्ट ऑफिशियल आर्मी ऑफिशियल होते थे। मिलिट्री ऑपरेशंस वर कैरिड आउट बाय नरेशा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड पुलिस सिस्टम जो था, पुलिस सिस्टम देयर वाज अ पुलिस डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। नेम्स ऑफ मैनी ऑफिसर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर प्रिजर्व्ड इन कत्यूरी कॉपर इंस्क्रिप्शन। दंडिका और
खादिंगाका, ये भी ये ऑफिशियल्स होते थे। दंडिका और खादिंगाका वर द सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है आपका फ्रेंड्स दोष अपराधिका वॉज द चीफ ऑफिसर डिप्लॉयड टू कैच द क्रिमिनल्स। फिर इसमें अगला ऑफिशियल आपका आ जाता है दुसैद्य साधनिका वर द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड हु यूज्ड टू इरेडिकेट द कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द एनिमी। और इसके दंडा पक्षिका और दंडा नायका दे वर द सीनियर ऑफिसर ऑफ द पब्लिक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स जो होते थे उन्हें दंडापशिका और दंडनायका के नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो आप इनको मैच कर सकते हैं। जैसे दोष अपराधिका, तो आपको पता है कि क्रिमिनल्स को जो लोग पकड़ते थे वो चीफ ऑफिसर्स दोष अपराधिका होते थे, ठीक है। वहीं पर अगर प्रोटेक्शन और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की रक्षा करने की बात आएगी तो दंडिका, तो इससे आप कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं। उसी तरह जो लास्ट ऑफिशियल हैं हायर जो सीनियर और चीफ पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आप देखेंगे तो दंडनायका, तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि दंडनायका चीफ पुलिस ऑफिसर्स को ही कहा जाता होगा। उसके बाद फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ वेरियस टैक्सेस आर मेंशन्ड इन कत्यूरी इंस्क्रिप्शन। देयर आर सर्टेन मेंशन ऑफ ऑफिसर्स नेम्ड भोगापति एंड शौल्किका। तो भोगापति और शौल्किका वो लोग होते थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, जैसे कि योगा और शुल्का ये लोग कलेक्ट करने का काम करते थे। उसके बाद अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ प्रोड्यूस टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल वाज टेकन एज टैक्स की तरह क्या लिया जाता था, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, एक निश्चित एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कृषि उत्पाद था या फिर जो एनिमल्स थे उन्हें टैक्स के रूप में लिया जाता था। ऑफिसर नेम्ड भट्ट एंड चार प्रचार यूज्ड टू कलेक्ट विष्टि और फोर्स्ड लेबर फ्रॉम द पब्लिक। तो भट्ट और चार प्रचार वो अधिकारी होते थे जो पब्लिक से विष्टि या फिर विष्टि किसे कहते थे, फोर्स्ड लेबर को, पब्लिक से विष्टि और फोर्स्ड लेबर कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों को बनाया गया था। So far 5 copper inscription and 1 rock inscription have been discovered belonging to Katyuri period, and these inscriptions have been discovered from Pandukeshwar, Bageshwar and Baleshwar. The inscription discovered from Bageshwar are the rock inscription. बागेश्वर से जो inscriptions हमें मिले वो आपके rock inscriptions थे. These inscriptions have been engraved by the Katyuri ruler भूदेव। ध्यान रखिएगा ये जो बागेश्वर से रॉक इंस्क्रिप्शंस प्राप्त किए गए हैं ये कत्यूरी रूलर भूदेव के द्वारा इंग्रेव किए गए थे। कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ ललित शुरा देशाता पद्मा एंड शुभिक्ष राजा हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पांडुकेश्वर। तो कॉपर इंस्क्रिप्शन ललित शुरा देशाता पद्मा और शुभिक्ष राजा के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे कॉपर इंस्क्रिप्शन वो पांडुकेश्वर से प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कत्यूरी पीरियड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक बागेश्वर, जगेश्वर, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, बैजनाथ, बद्रीनाथ, सोमेश्वर, तपोवन, श्रीनगर, लखमंडल एक्सेट्रा। द इनिशियल कैपिटल ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी वाज सिचुएटेड एट कार्तिकेयपुर। जो प्रारंभिक राजधानी थी कत्यूरी डायनेस्टी की वो कार्तिकेयपुर में सिचुएट थी। कार्तिकेयपुर कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप करंट टाइम में जोशीमठ जो उत्तराखंड में उसको आप कह सकते हैं कार्तिकेयपुर। Katyuri, the word Katyuri is originated from the Kartikepur. Now later the Katyuri rulers abandoned Kartikepur and made their new capital बैजनाथ। बाद में इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, जो कत्यूरी रूलर्स थे इन्होंने कार्तिकेयपुर को छोड़ करके बैजनाथ को अपना नया सेंटर बनाया। द पिक्चर्स्क वैली ऑफ कार्तिकेयपुर, the capital of the Katyuri dynasty was established as Baijanath during the reign of Katyuri king नरसिम्हा देव। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नरसिम्हा देव कत्यूरी किंग था, उसके टाइम पर कत्यूरी डायनेस्टी ने अपनी राजधानी बैजनाथ बनाई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड द नेम्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी हैव बीन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी और द नेम्स ऑफ 14 कत्यूरी रूलर्स आर फाउंड फ्रॉम दीज इंस्क्रिप्शंस। तो जो कत्यूरी रूलर्स के नेम्स हैं, कत्यूरी जो राजा थे कत्यूरी डायनेस्टी के, उनके नेम्स इनके इंस्क्रिप्शंस पर मेंशन है और 14 बेसिकली राजाओं का नाम मेंशन है इन इंस्क्रिप्शंस पर। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से नाम है वो। पहला तो आपका वसंत देव है। वसंत देव पहले ही मैंने बताया कि जो फर्स्ट लीनियज था उसके पहले रूलर का नाम था और वी कैन से दैट द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लीनियज ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी और कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। उसके बाद है आपका खरपर देवा के बाद आपका
अभिदजा देवा, देवा के बाद आप कह सकते हैं त्रिभुवन राजदे, निम्बरा देवा और निम्बारा भी इसे कहा जाता था, ईष्ट गणा देवा, ललित सुरादेव, भूदेव, सलोदादित्य, इक्षार देव, देशात देव, पद्मा देव और सुभिक्ष राजा। तो ये 14 राजाओं का नाम मेंशन है इन इंस्क्रिप्शंस पर। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद मित्रों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुमायूं रीजन की चंद या चंद्रा डायनेस्टी के बारे में। तो चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे कुमायूं में, और वो झूसी के रेजिडेंट्स माने जाते थे गंगा नदी के अक्रॉस प्रयागराज में। ऐसा कहा जाता है या आप कह सकते हैं माना जाता है कि सबसे पहला पर्सन जो था जो इस डायनेस्टी की जिसने शुरुआत की थी उनका नाम था सोमचंद। सोमचंद के आगे आप देखेंगे चंद लगा हुआ है और इसी चंद से इस डायनेस्टी का नाम रख दिया गया चंदा डायनेस्टी या फिर चंद्रा डायनेस्टी। इसीलिए आगे जितने भी इनके डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने अपने सरनेम में आप कह सकते हैं चंद या चंद्रा यूज़ किया है। झूसी जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा रिवर एंड अबाउट 21 to 22 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ फूलपुर इन इलाहाबाद। तो ये लोकेशन है झूसी की। इन हिस्ट्री कुमायूं इज कॉल्ड द कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चंद्रवंशी रूलर। जो चंद्रवंशी रूलर्स हुए हैं उनकी कैपिटल कुमायूं मानी जाती थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट इसमें है, एट द टाइम ऑफ सोमचंद अराइवल द कत्यूरी किंग ब्रह्मदेव वॉज द रूलर ऑफ कुमायूं। जब सोमचंद आए थे तो उतने टाइम पर जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे ब्रह्मदेव कुमायूं रीजन के। और एक ब्रह्मदेव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रह्मदेव मंडी इस्टेब्लिश किया था इन्होंने टनकपुर और नेपाल के बीच में। उसके बाद सोमचंद काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एबिलिटीज़ थी, इनका अपीयरेंस बहुत अच्छा था और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। इसको देखते हुए जो कत्यूरी किंग थे उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। और उतने टाइम पर कुमायूं रीजन में कुछ पॉलिटिकल चाओस भी चल रहा था। इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए सोमचंद ने कुमायूं की गद्दी अपने हाथ में ले ली। मतलब कुमायूं का जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल चाओस था उसका फ़ायदा उठाया और जो कुमायूं रीजन का रूलर था उसने खुद को घोषित कर दिया। नाउ अब ये झूसी से ऐसा माना जाता है कि 1019 से 20 के आसपास आए थे कुमायूं रीजन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो चंद्रा डायनेस्टी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट सोमचंद्र के द्वारा किया गया था कुमायूं में, इट शुड बी कंसिडर्ड इन बिटवीन 1020 to 1025 AD। सोमचंद्र वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। भगवान शिव के वो आप कह सकते हैं उपासक थे सोमचंद। एंड ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द किंगडम ग्रेजुअली बाय मेकिंग चंपावत द कैपिटल नेम्ड आफ्टर चंपावती देवी। चंपावती देवी के नाम पर ही चंपावत नाम पड़ा और चंपावत को ही सोमचंद ने अपना कैपिटल या राजधानी बनाया। सोमचंद के आप कह सकते हैं स्मॉल प्रोविंशियल रूलर थे जिसके कारण वो जो नेपाल के राजा हुआ करते थे, नेपाल को उतने टाइम में दोती कहा जाता था, ठीक है। तो दोती के जो किंग हुआ करते थे उनको वो अपनी ट्रिब्यूट पे करते थे। और ये जो दोती किंग थे दे बिलोंग टू द मल्ला डायनेस्टी और इनको रैका राजा या राय राजा भी कहा जाता था जो मल्ला डायनेस्टी के किंग्स हुआ करते थे, ठीक है। सोमचंद के बाद उनके पुत्र आत्माचंद गद्दी पर बैठे। 20 साल तक उन्होंने रूल किया और आप कह सकते हैं कि आत्माचंद के बाद पूर्णचंद 1066 से 1084 AD तक इन्होंने अपना शासन किया। पूर्णचंद के बाद इंदिराचंद आए गद्दी पर। एटकिंसन जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं, इनके अकॉर्डिंग जो इंदिराचंद हैं इन्होंने सिल्क प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया और सिल्क के कपड़े जिनसे बनाए जाते थे। इंदिराचंद के बाद संसार चंद गद्दी पर बैठे और संसार चंद के बाद और जो रूलर्स आए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, सुधाचंद, हरिचंद या वीनाचंद। तो ये एक आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी है रूलर्स का चंद्रा डायनेस्टी के। 1191 AD के बाद नेपाल के जो मल्ला रूलर्स थे उन्होंने चंदा जो रूलर्स थे उन्हें अपनी फिड्यूटरी बना ली और इस सब्जुगेशन को देखते हुए जो भारती चंद था, मुक्ति चंद रूलर, 1437 से 77 तक का इसका टाइमलाइन है। इसने नेपाल पर इन्वेड कर दिया, मतलब नेपाल पर आक्रमण कर दिया इस सब्जुगेशन को देखते हुए। तो ध्यान रखिएगा नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंदा किंग कौन था,
वो था आपका भारती चंद। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा भी नेपाल पर आक्रमण हुआ है, लेकिन पहले जो चंदा किंग था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया वो था आपका भारती चंद। इसके बाद फ्रेंड्स ज्ञानचंद ने 1365 से 1420 तक रूल किया एंड ही वॉज द फर्स्ट चंदा रूलर हु वेंट टू द कोर्ट ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, ये पहला चंदा रूलर था जो उनके कोर्ट में गया। कौन? ज्ञानचंद। और वहाँ पर अपना ट्रिब्यूट उसने पे किया। सुल्तान ने उसको एक टाइटल दिया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को एक टाइटल दिया जिसे गरुड़ा कहा गया एंड इसी टाइटल के देने के बाद से ही ज्ञानचंद को गरुड़ा ज्ञानचंद के नाम से पुकारा जाने लगा। और उसका कारण ये भी था क्योंकि ये लॉर्ड विष्णु का उपासक था और गरुड़ा जो था वो उसने अपना एम्बलम बनाया था, स्टेट एम्बलम। किसने? ज्ञानचंद ने। सेरा खादकोट का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर ये मेंशन है कि देयर इज़ अ जॉइंट लैंड रेजोल्यूशन वाज मेड बाय हिम एंड विजय ब्रह्म, मतलब ज्ञानचंद और विजय ब्रह्म के द्वारा एक जॉइंट लैंड रेजोल्यूशन बनाया गया है, ऐसा सेरा खाड़कोट का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है। और इसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि ज्ञानचंद को ये उपाधि भी दी गई थी राजा धीराज महाराजा की। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बालो कल्याण चंद आए। उन्होंने, आप कह सकते हैं, कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ मानकोटी एंड मर्ज्ड इट इनटू द चंद किंगडम। मानकोटी का जो साम्राज्य था उस पर इन्होंने विजय स्थापित किया, अपने विजय करके इसको चंद किंगडम में ही मर्ज कर दिया और बाद में इसने अपना कैपिटल चंपावत से हटा करके अल्मोड़ा शिफ्ट किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि बालो कल्याण चंद जो थे इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो चंपावत से ट्रांसफ़र करके अल्मोड़ा में स्टैब्लिश किया। रुद्रचंद जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, तो चंदा किंग जो रुद्रचंद थे ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर एंड इट वॉज हिम टू इस्टेब्लिश द प्रेजेंट रुद्रपुर सिटी बाय ऑक्यूपाइंग द तराई रीजन को ऑक्यूपाई करके जो प्रेजेंट टाइम में रुद्रपुर सिटी है वो इसी ने स्टैब्लिश किया था रुद्रचंद ने, इसीलिए इनके नाम पर ही उस सिटी का नाम रुद्रपुर सिटी रख दिया गया है। एक और बात है इंपॉर्टेंट कि रुद्रचंद्र के द्वारा ही मल्ला महल बनवाया गया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है ये भी रुद्रचंद्र के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, तो रुद्रचंद्र किसका कॉन्टेम्प्रेरी है? तो ये अकबर का, मुगल शासक अकबर का कॉन्टेम्प्रेरी है। इसके बाद फ्रेंड्स लक्ष्मी चंद आए गद्दी पर और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज स्टार्ट की, जैसे कि आप देख रहे हैं न्योवाली सेटलमेंट ऑफिसेज, भिष्टाली कोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा क्रिएट की गई। इन्होंने कई सारे नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए। किसने? लक्ष्मी चंद ने। ही प्लांटेड मैनी लार्ज गार्डन्स, उन्होंने बहुत बड़े ज़्यादा पेड़ भी प्लांट किए थे जिसके कारण बहुत बड़े बड़े गार्डन भी बनाए थे। बहुत सारे टेम्पल्स को इन्होंने रिनोवेट कराया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाहजहां ने उनको एक टाइटल दिया था बहादुर एंड जमींदार का, बहादुर एंड जमींदार ऑन त्रिमाल चंद, मतलब त्रिमाल चंद को शाहजहां ने ये टाइटल दिया था। शाहजहां हैड कन्फर्ड द टाइटल्स ऑफ बहादुर एंड जमींदार ऑन त्रिमाल चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद को नहीं, त्रिमाल चंद को शाहजहां ने ये टाइटल्स दिए थे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है इसमें, हाथिया देवल सिमिलर टू द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा एट थाल वॉज बिल्ट बाय बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के द्वारा हाथिया देवल बनवाया गया। हाथिया देवल एक टेम्पल था जस्ट लाइक कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ये थाल में था। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि सबसे पहला चंदा रूलर था जिसने नेपाल पर इन्वेड किया था वो था आपका भारती चंद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, भारती चंद ने सबसे पहले इन्वेड किया था। और जो सेकंड चंदा रूलर था जिसने नेपाल पर इन्वेड किया वो था आपका उद्योत चंद। तो ये दो नाम याद रखिएगा, नेपाल पर इन्वेजन करने वाले दो चंदा रूलर्स थे, एक आपका भारती चंद था और एक आपका उद्योत चंद था। नंदा देवी भी ज्ञानचंद के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी अल्मोड़ा में। द रीजन ऑफ जगत चंद, द रेन ऑफ जगत चंद इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ कुमायूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुमायूं का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? चंदा डायनेस्टी में। तो ध्यान रखिएगा, जो जगत चंद का टाइम लाइन था, जगत चंद का टाइम लाइन था आपका 1708 से लेकर 1720 तक का। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको गोल्डन एज ऑफ कुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्याण चंद बहादुर। कल्याण चंद बहादुर के द्वारा चौमहाला महल अल्मोड़ा में डेवलप किया गया, बनवाया गया कल्याण चंद बहादुर के द्वारा। चौमहाला महल ध्यान रखिएगा, ये अल्मोड़ा में किसने बनवाया था? कल्याण चंद बहादुर ने।
देवीचंद इज कॉल्ड मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमायूं। कुमायूं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, तो देवीचंद को कहा जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसे यहाँ पर कंक्लूड किया गया, जिसको अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। उसके बाद फ्रेंड्स 1790 AD में जो गोरखा थे नेपाल के, उन्होंने आप कह सकते हैं चंद रूलर महेंद्र चंद्र को डिफीट किया था, ठीक है। और जो बैटल हुआ था वो था आपका हवाला बाग का बैटल, और कुमायूं रीजन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो इस तरह से जो चंदा डायनेस्टी थी, आप कह सकते हैं उसकी समाप्ति का टाइम आ गया था, चंदा डायनेस्टी के कोलैप्स का समय आ गया था। गोरखा जो थे नेपाल के, उन्होंने 1790 में अपने कंटेम्प्रेरी चंदा रूलर महेंद्र चंद्र को डिफीट किया था हवाला बाग के बैटल में, और कुमायूं रीजन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरह से चंदा डायनेस्टी का समाप्ति का टाइम आ गया। चंदा किंग रुद्रचंद्र रोट त्रिवेणिक धर्म निर्णय, और त्रिवेणिक धर्म निर्णय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये रुद्रचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और उषा रुद्र गोदया एंड राजा रूपचंद्र, इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे थे आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग के ऊपर, जिसे सैनिक शास्त्र का नाम दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रुद्रचंद्र के द्वारा त्रिवेणिक धर्म निर्णय लिखा गया, और उषा रुद्र गोदया एंड राजा रूपचंद्र के द्वारा कुछ टेक्स्ट लिखे गए जिसमें आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग था, और उसका नाम था सैनिक शास्त्र। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कल्याण चंद्र IV 1730 to 1748 की बात कर रही है। फेमस पोएट नेम्ड शिवा कंपोज्ड कल्याणा चंद्रोदयम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है कि कल्याण चंद्र IV जो थे, उनके रेन के टाइम पर एक बहुत फेमस पोएट थे जिनका नाम शिवा था, इन्होंने कंपोज किया था कल्याणा चंद्रोदयन, ठीक है। स्टेट एम्बलम जो था चंदा किंग्स का वो था गाय या काऊ, एंड इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन सील्स एंड फ्लैग्स एक्सेट्रा। चंदा रूलर जो थे वो शिवा, लॉर्ड शिवा के वर्शिपर्स थे, उपासक थे शिव, भगवान शिव के, एंड उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे, देवी के, शिव के, सूर्य, गणेश, विष्णु, इन सभी के टेम्पल्स बनवाए थे। लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ बैजनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है बैजनाथ का, उसको बिल्ट या उसको बनवाया गया था चंदा डायनेस्टी के रूलर्स के ही द्वारा, केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चंदा किंग्स के रेन के टाइम पर ही द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग विलेज हेडमैन एंड स्टार्टेड द वर्क ऑफ मेजरिंग द लैंड इन कुमायूं रीजन। मतलब विलेज हेडमैन को अपॉइंट करना और लैंड को मेजर करने का जो ट्रेडिशन है वो चंदा किंग्स के ही रेन के टाइम पर कुमायूं रीजन में स्टार्ट हुआ था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैनी एफर्ट्स वर मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर कुमायूं रीजन। इन द बालेश्वर टेम्पल ऑफ चंपावत एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 1223 AD हैड बीन फाउंड बाय कराचल्ला देवा। कराचल्ला देवा के द्वारा फाउंड किया गया था, जिसमें 10 प्रोविंशियल किंग्स के नाम इंस्क्राइब्ड हैं। तो बालेश्वर टेम्पल जो चंपावत में है, वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ उसकी डेट है 1223 AD, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस इंस्क्रिप्शन में 10 प्रोविंशियल किंग्स के नाम इंस्क्राइब्ड हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ चंदास। तो चंदा रूलर्स के टाइम पर जो एक्चुअल ओनरशिप होती थी लैंड की, वो राजा के पास होती थी, और जो पब्लिक होती थी, लोग उस पर अपने क्रॉप्स उगा सकते थे, वहाँ रह सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तब तक वो कर सकते थे जब तक किंग उन्हें परमिट करता हो, ठीक है। उसके बाद राजा आप कह सकते हैं लैंड जिनको देता था इन फॉर्म ऑफ राउत, गुंथ एंड विष्णु प्रीति, उन्हें थतावन कहा जाता था। थता का मतलब होता है यहाँ पर लैंड। ख्याकरा एक टैक्स होता था विच इज़ टू बी पेड फॉर द लैंड फॉर कल्टिवेशन। सीरतन वॉज अ नेम ऑफ ट्रेडर हु पेड द टैक्सेस इन कैश। इसके बाद फ्रेंड्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंदा किंग्स देर आर अराउंड 36 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 36 प्रकार के कर वहाँ पर लगाए जाते थे चंदा रूलर्स के टाइम पर या चंदा रेन के टाइम पर, और आप कह सकते हैं कि इन 36 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को कलेक्टिवली 36 कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ लैंड वॉज डन बाय नाली, जूला, विशा, अधाली, पालो, मासा एक्सेट्रा। जो लैंड का मेजरमेंट होता था इट इज़ डन बाय नाली, जूला, विशा, अधाली, पालो, मासा, और ये एक आप कह सकते हैं यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, लैंड मेजरमेंट्स की। 20 नाली लैंड वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1 एकड़ ऑफ लैंड। ध्यान रखिएगा, उस टाइम का जो 20 नाली लैंड था इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1 एकड़ ऑफ लैंड, आज के अगर टाइम की हम बात करें। उसी तरह वन सच मासा यूज्ड टू मेजर लेस देन 2 किलो,
ध्यान रखिएगा, जो मासा था उसको यूज़ किया जाता था 2 किलो से कम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जूला वॉज इक्वल टू 10 क्विंटल्स। अधाली वॉज अबाउट 15 किलोज। अपार्ट फ्रॉम द लैंड टैक्स द फॉलोइंग टैक्सेस वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अब कुछ और टैक्सेस हैं, उनको आइए देख लेते हैं, लिस्टिंग है यहाँ पर। जैसे आपका जूलिया हो गया, इट वॉज चार्ज ऑन द यूज़ ऑफ ब्रिजेज ऑफ द रिवर। नदी के ऊपर जो पुल बने होते थे उनसे अगर आपको चलना है, उन पर चलना है तो आपको टैक्स देना होगा, जिसका नाम था जूलिया। उसके बाद है आपका सिरती। दिस वॉज टैक्स पेड इन कैश, कैश में पे किया जाता था, एंड वॉज ऑफन कलेक्टेड फ्रॉम द माल भाबर एंड भूटिया मर्चेंट्स। फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टैक्स द वर्ड सीरतन वॉज डिराइव्ड। जो सीरतन वर्ड है वो ट्रेडर के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो कि टैक्स पे करते थे कैश में। तो सीरती जो है इसी से आपका बना है सीरतन। और सीरती क्या था? इट वाज टैक्स पेड इन कैश एंड ऑफन कलेक्टेड फ्रॉम द माल भाबर एंड भूटिया मर्चेंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टैक्स इसमें हमारे पास बाई करा जो है ये टैक्स है। इट वाज चार्ज ऑन द ग्रेन्स, जो फसल होती थी उत्पाद, उस पर ही जो टैक्स चार्ज किया जाता था उसे बाई कारा कहा जाता था। अगला टैक्स है आपका राखिया। इट वॉज कॉल्ड राचिया एंड वॉज कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन ड्यूरिंग रक्षाबंधन एंड उपनयना संस्कार। तो जो आपका रक्षाबंधन या उपनयना संस्कार का टाइम था, सावन के महीने में ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था, इसे राचिया भी कहा जाता था। इसके बाद है आपका कूट, ग्रेन गिवन इन एक्सचेंज फॉर कैश। कैश के एक्सचेंज में आप अगर कैश दे रहे हो तो कैश के एक्सचेंज में जो ग्रेन या फसल अगर कोई दे तो उसे कूट कहा जाता था, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता था। भेंट, इट इज़ अ गिफ्ट गिवन टू द किंग एंड प्रिंसेस। राजा और राजकुमारों को जो गिफ्ट किया जाता था, जो उपहार किए जाते थे, उन्हें भेंट, या आप कह सकते हैं आज के टाइम पर जब हम भेंट कहते हैं, है ना, भेंट क्या होता है? भेंट का मतलब होता है उपहार, तो उसी भेंट से बना है आपका भेंट। उसके बाद है आपका मंगा, टैक्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ वॉर। वॉर के समय पर जो टैक्स लिया जाता था उसे मंगा कहा जाता था। साहू जो टैक्स होता था इसे सौली भी कहा जाता था। एंड दिस टैक्स वॉज अ टैक्स पेबल टू द ऑथर। अगर कोई ऑथर है जिसने कोई रचना लिखी है तो उसको जो टैक्स दिया जाता था, है ना, इसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं रॉयल्टी से। ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पर जैसे रॉयल्टी है उसी तरह साहू या सौली, ठीक है। रंत गली है, दिस वॉज अ टैक्स पेबल टू द ऑथर एंड इट इज़ मेंशनड इन द मूना कोटे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। मूना कोटे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये जो रंत गली है ये भी एक टैक्स है जो कि ऑथर को पे किया जाता था। उसके बाद है फ्रेंड्स खेनी कपिलानी आपका कुली बेगार सिस्टम जो था उसको खेनी कपिलानी कहा जाता था। कुली बेगार का मतलब होता है कि अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो फोर्सफुली आप कह सकते हैं विष्टी, जिसे हम लोग कहते हैं विष्टी, जिसको फोर्स्ड लेबर भी कहा जाता है। तो विष्टी अगर किसी से ज़बरदस्ती करवाई जाए, फोर्स्ड लेबर करवाई जाए, तो उसी को कुली बेगार सिस्टम कहा जाता था। उसमें बेसिकली ढोने का काम करवाया जाता है सामान को। काटका, इट वॉज अ टैक्स कलेक्टेड फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसे काटका कहा जाता था। स्यूका इज़ अ टैक्स टू बी लिवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द किंग। जो पेमेंट होते थे सर्वेंट्स के, जो कि किंग्स के सर्वेंट्स होते थे, है ना, उनके लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उनको पे करने के लिए, वो था आपका स्यूका। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है इसके बाद अगला टैक्स है इसमें कमिंशरी और सेंचरी। कमिंशरी क्या था? इट वाज लिवाइड बाय द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स से जो ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करते थे उनके ऊपर ही लगता था। सिकदार नेगी, टैक्स पेबल टू द सब डिविजनल ऑफिसर को जो टैक्स पे किया जाता था उसे सिकदार नेगी कहा जाता था। 2 रुपीज़ हैड बीन फिक्स्ड फॉर दिस टैक्स इन लक्ष्मी चंद मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। लक्ष्मी चंद का जो मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था उसमें लिखा हुआ है कि 2 रुपये फिक्स था इस टैक्स के लिए। एंड दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द इंटायर विलेज। पूरे विलेज से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद आपका है गरखा नेगी। इट इंक्लूड्स टैक्सेस पेबल टू गरखाधिकारी को जो टैक्स पे किया जाता था वो इसमें इंक्लूड है गरखा नेगी। एंड इट इज़ ऑल्सो मेंशनड इन द मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी चंद का ये है, लक्ष्मी चंद का मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन टैक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदा डायनेस्टी के जितने भी टैक्सेस वो सारे इसमें ऑलमोस्ट मेंशन है। उसी तरह आपका कनका जो है, इट इज़ ऑल्सो मेंशनड इन मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड दैट इज वॉज टेकन एज गोल्ड फ्रॉम द शौका ट्रेडर्स। ठीक है, गोल्ड के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उसे कननका कहा जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसमें टैक्स है आपका हिलियानी या अधुल। हिलियानी और अधुल टैक्स जो था इट इज़ मेंशनड इन सिंगाली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, हिलियानी और अधुल ये टैक्स हैं जो कि मेंशन कहाँ पर है? सिंगाली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में।
ये टैक्स क्या है? तो इन द रेनी सीजन रोड्स वर रिपेयर्ड फ्रॉम द फंड कलेक्टेड बाय दिस लीवी। जो हिलियानी और अधुल टैक्स है ये कलेक्ट किया जाता था रोड रिपेयर करने के लिए। रेनी सीजन में जब रोड खराब हो जाते थे तो उनको रिपेयर या रिनोवेट कराने के लिए हिलियानी या अधुल कलेक्ट किया जाता था। और ये मेंशन कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेंशन है सिंगाली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद फ्रेंड डाला है। डाला वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस टू द विलेज हेडमैन। बजदार है टैक्स पेबल टू द महाजन। महाजन को जो टैक्स पे किया जाता था उसे बजदार कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं चंदा डायनेस्टी से रिलेटेड। इसके बाद आता है फ्रेंड्स परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल रीजन। तो परमार डायनेस्टी के जो सबसे ओल्डेस्ट किंग थे गढ़वाल रीजन के थे, उनका नाम था कनकपाल। इसके बाद जो किंग्स हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए और कुछ लिस्ट तैयार किए गए राजाओं के नाम देने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था ये, लेकिन उसके बाद भी टोटल 4 लिस्ट हैं जो परमार डायनेस्टी के जो राजा हुए हैं गढ़वाल रीजन में उनकी पुष्टि करते हैं। तो इन चारों लिस्ट में सबसे जो पहला लिस्ट है इट इज़ गिवन बाय कैप्टन हार्डविक इन 1796 एडी। सेकेंड लिस्ट जो है ये कुछ ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है 1849 का, उससे ड्राइव किया जाता है एंड विच इज़ कन्फर्म्ड बाय मिस्टर बेकेट। थर्ड लिस्ट जो दी गई वो मिस्टर विलियम के द्वारा दी गई। और आप कह सकते हैं कि जो फोर्थ लिस्ट है इसको देने वाले थे एटकिंसन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन 4 लिस्टों में परमार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके बारे में बताया गया, उनका वर्णन किया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कनकपाल की, जो आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट रूलर हैं परमार डायनेस्टी के एंड दे बिलोंग टू जो कनकपाल थे वो पहले पनवर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गुज्जर रीजन के, और पिलग्रिमेज के लिए गए थे। गढ़ी के एक राजा थे सोनपाल, उन्होंने इनका वेलकम किया कनकपाल का और उनको अपना सक्सेसर आप कह सकते हैं डिक्लेयर कर दिया। और इतना ही नहीं, और सोनपाल ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी इनके साथ कर दिया। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि कनकपाल ने बाद में परमार डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, या आप कह सकते हैं परमार डायनेस्टी की नींव रखी 688 एडी में। कहाँ पर रखी थी? तो चामोली चंदपुरगढ़ में, और इसीलिए चामोली चंदपुरगढ़ को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। 688 एडी से अगस्त 1949 तक टोटल 60 रूलर हुए हैं परमार डायनेस्टी में। ठीक है, 37th रूलर जो थे उनका नाम था अजय पाल। इनसे पहले की जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अजय पाल ने जो आपके छोटे छोटे गढ़पतीस थे, या फिर आप कह सकते हैं जो गढ़ भूमि थी, छोटे छोटे गढ़ भूमि को यूनिफाइड करके एक बड़े किंगडम के रूप में बनाया। और बाद में इन्होंने अपना जो कैपिटल था उसको चंद्रपुरगढ़ से शिफ्ट करके श्रीनगर स्थापित कर दिया 1358 एडी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अजय पाल थे 37th किंग, जो 60 रूलर्स हुए उसमें जो 37th किंग थे अजय पाल, इन्होंने छोटे छोटे आप कह सकते हैं जो परगना थे 51, जिसको गढ़पति कहा जाता था, गढ़पतीस को यूनिफाइड करके जो छोटी एक गढ़ भूमि थी उसको एक स्मॉल किंगडम से परिवर्तित करके एक बड़े किंगडम में तब्दील कर दिया। और ऐसा करने के बाद 1358 एडी में उन्होंने अपना जो कैपिटल था चंद्रपुरगढ़ी से शिफ्ट करके श्रीनगर इसको अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है, चंद्रपुरगढ़ी कहाँ पर है? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि चामोली डिस्ट्रिक्ट जो आपका उत्तराखंड का है वहाँ पर आपका चंद्रपुरगढ़ी था। बाद में इन्होंने श्रीनगर ये कैपिटल स्थापित कर दिया। अजय पाल ने एक पैलेस भी अपने लिए बनवाया था देवलगढ़ में, एंड वहाँ पर राजराजेश्वरी देवी की प्रतिमा भी स्थापित की। देवलगढ़ में आप कह सकते हैं अजय पाल की एक मूर्ति भी है, आप कह सकते हैं पिक्चर भी है, जिसमें वो पद्मासना पोस्चर में बैठे हुए हैं, कान में इयरिंग्स पहन के, और सर पे उनकी एक टर्बन है, पगड़ी है, जो इस बात को सिग्निफाई करती है कि जो अजय पाल थे ही वॉज द फॉलोअर ऑफ गोरखनाथ सेक्ट। जो गोरखनाथ सेक्ट है उसके वो फॉलोअर थे। उसके बाद फ्रेंड्स 42nd रूलर थे आपके सहजपाल परमार डायनेस्टी के, जो कि अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। सहजपाल के बाद बालभद्र शाह परमार डायनेस्टी के रूलर बने, जिनके आप कह सकते हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह टाइटल ऐड किया। और भद्र शाह के बाद ही अब जितने भी रूलर आएंगे वो सभी अपने नाम के आगे शाह टाइटल को ऐड करते हुए ही चलेंगे। जैसे इनके बाद आपके श्याम शाह आए, श्याम शाह के बाद महिपात शाह रूलर बने। महिपात शाह ने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसको गर्वभंजक कहा जाता था। उन्होंने तिब्बत को 3 बार इन्वेड किया था, ध्यान रखिएगा, तिब्बत को 3 बार इन्वेड किया किसने? महिपात शाह ने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स माधो सिंह भंडारी
रिखोला लोदी एंड बनवारी दास, ये इनके 3 ब्रेव जनरल्स थे। किसके? महिपात शाह के। तो गर्वभंजक इनको कहा जाता था, महिपात शाह को। और इन्होंने तिब्बत में 3 बार आक्रमण किया था और इनके 3 बहुत ही ब्रेव जनरल्स थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोदी और बनवारी दास। ये 3 ब्रेव जनरल्स थे। महिपात शाह को मार दिया गया था कुमायूं वॉर में। कुमायूं वॉर में इनकी मृत्यु हो गई थी। महिपात शाह के बाद उनका 7 साल के जो पुत्र थे पृथ्वीपति शाह, ये गद्दी पर बैठे और अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज मदर कर्णवती, मतलब कर्णवती इनकी माता थी, इनके गार्जियनशिप में, या फिर आप कह सकते हैं महिपात शाह की जो पत्नी थी कर्णवती, इनके गार्जियनशिप में उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे। 1635 में मुगल आप कह सकते हैं एम्परर शाहजहाँ के जो जनरल थे निजावत खान, उन्होंने दून वैली पर अटैक किया। महारानी कर्णावती द पैट्रोनेस ऑफ गढ़वाल स्टेट डिफीटेड देम। महारानी कर्णावती ने युद्ध लड़ा ब्रेवरी के साथ और उनको हराया। जो शाहजहाँ के जनरल थे निजावत खान, जब उन्होंने अटैक किया तो उनको इस युद्ध में हराया उन्होंने। और जो मुगल सोल्जर्स उन्होंने पकड़े थे उनके नाक काट दिए। तो इसीलिए जो कर्णवती हैं, महारानी कर्णवती या क्वीन कर्णवती, उनको नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि महिपात शाह के बाद उनके 7 साल के पुत्र पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठे अंडर द गार्जियनशिप ऑफ हिज मदर कर्णवती। 1635 में शाहजहाँ के जनरल थे, मुगल एम्परर शाहजहाँ के जनरल थे निजावत खान, इन्होंने दून वैली पर अटैक किया। उस वक्त महारानी कर्णावती आप कह सकते हैं गद्दी पर इनडायरेक्टली बैठी हुई थी और इन्होंने ब्रेवरी के साथ युद्ध लड़ा गढ़वाल स्टेट के तरफ से। और वहाँ पर उन्होंने जो निजावत खान थे शाहजहाँ के जनरल, उनको युद्ध में हराया और जो भी मुगल सोल्जर्स उन्होंने पकड़े थे उनके नाक काट दिए, जिसके कारण क्वीन कर्णवती को नाककटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ड्यू टू द डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ गढ़वाल इट कुड नेवर बी ब्रॉट अंडर द मुगल एम्पायर डिस्पाइट ऑफ मैनी इन्वेजन्स। बहुत सारे विद्रोहों या बहुत सारे आक्रमणों के बाद भी गढ़वाल रीजन, चूँकि इसका जियोग्राफिकल कंडीशन जो है या लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है, टफ टेरेन है, इसके कारण वो कभी भी मुगल एम्पायर में शामिल नहीं हो पाया। उसके बाद फ्रेंड्स फतेह शाह जो आए, फतेह शाह गद्दी पर बैठे, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक एंड आर्ट लविंग रूलर थे। एंड ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन द नाथ सेक्ट, ये नाथ सेक्ट में बिलीव करते थे। दे इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड पाउंता एंड जौनसर ऑफ सिरमौर स्टेट। सिरमौर स्टेट का जो पाउंता और जौनसर रीजन है, इस पर इन्होंने आक्रमण करके कब्जा किया। एंड आफ्टर इन्वेडिंग सहारनपुर, फतेह शाह एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर। सहारनपुर पर आक्रमण करने के बाद फतेह शाह ने फतेहपुर सिटी का निर्माण किया या फतेहपुर सिटी इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फ्रेंड्स श्री सुरेश आनंद भरतवाल, कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप कह सकते हैं नवरत्न थे। किनके नवरत्न थे? इनके, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं फतेह शाह के। फतेह शाह के नवरत्न कौन कौन थे ये देख लेते हैं उनके कोर्ट में। तो एक थे आपके श्री सुरेश आनंद भरतवाल, श्री खेतराम दसमाना, श्री रुद्रीदत्त कामोती, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बसावनंद बहुगुणा और शशिधर दंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम आपका कांथोला एंड हरिदत्त थपलियाल। ये इनके 9 ज्वेल्स थे, ध्यान रखिएगा, फतेह शाह के कोर्ट में जो थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक नज़र इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फतेह शाह के इन्वोकेशन के टाइम पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारा बनवाया था। ठीक है, तो सिख गुरु थे राम राय, इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा बनाया था ड्यूरिंग द, और वी कैन से दैट ऑन द ओकेजन ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ फतेह शाह। आफ्टर द फतेह शाह प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे और आप कह सकते हैं प्रदीप शाह का जो कार्यकाल था बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, शांतिमय था। इनके शासनकाल के समय बहुत अच्छे रिलेशन थे गढ़वाल और कुमायूं रीजन में। अब आप कह सकते हैं कि गढ़वाल कुमायूं के बीच में अच्छे रिलेशंस थे प्रदीप शाह के टाइम पर। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गद्दी पर बैठे गढ़वाल की गद्दी पर कौन बैठा? ललित शाह। जब ये गढ़वाल की गद्दी पर थे तो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी रूलर थे कुमायूं रीजन के दीपचंद। उनके एक मिनिस्टर थे हर्षदेव, उन्होंने हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को, जो कि गढ़वाल की गद्दी पर बैठे थे, उनको कुमायूं पर इन्वेड करने के लिए या कॉन्कर करने के लिए इन्वाइट किया। ये इन्विटेशन सुनकर ललित शाह ने कुमायूं रीजन पर आक्रमण किया और कुमायूं को इन्वेड किया, आप कह सकते हैं वहाँ पर कब्जा किया और अपने आप कह सकते हैं दूसरे पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। तो मतलब अब गढ़वाल की गद्दी पर हैं ललित शाह और उनके पुत्र प्रद्युम्न शाह कुमायूं की गद्दी पर बैठे हुए हैं। वहाँ से वापस कुमायूं से वापस जब ये गढ़वाल लौट रहे थे ललित शाह प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाकर, तो मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी मृत्यु के बाद जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे जयकृत्या शाह, ये आप कह सकते हैं गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। अब जयकृत्या शाह और उनके भाई प्रद्युम्न शाह के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कुमायूं और गढ़वाल की गद्दी को लेकर के। ठीक है, तो ये देख करके प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर अटैक किया। श्रीनगर पर वह 3 साल तक रहे और जब वो वापस लौट रहे थे, कुमायूं आ रहे थे, तो फिर गढ़वाल की गद्दी खाली हुई तो दोबारा जयकृत्या शाह गढ़वाल के गद्दी पर दोबारा विराजमान हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद देवप्रयाग में जयकृत्या शाह की मृत्यु हो गई। अब जयकृत्या शाह की मृत्यु के बाद आप कह सकते हैं कुमायूं और गढ़वाल दोनों का कंट्रोल आ गया प्रद्युम्न शाह के हाथ में 1786 ईस्वी में। लेकिन उनके एक भाई थे पराक्रम शाह। ठीक है, अब लड़ाई शुरू हो गई प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें देखते हुए और इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हुए इसका फ़ायदा किसने उठाया? नेपाली गोरखाज ने। नेपाल के जो गोरखाज थे 1791 में उन्होंने प्रद्युम्न शाह के रीजन पर आक्रमण कर दिया, मतलब गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया गोरखाज ने। हालांकि इस युद्ध में गोरखा की हार हुई। लंगूरगढ़ के आप कह सकते हैं लंगूरगढ़ जगह का नाम है, वहाँ पर गोरखा की हार हुई। प्रद्युम्न शाह ने इन्हें हरा दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रद्युम्न शाह ने गोरखा से एक प्रॉमिस किया कि हर साल हम आपको 25,000 रुपये देंगे, उसके बदले आप हमारे रीजन पर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को सुनते हुए जो गोरखा थे उनको भाई फ़ायदा हो रहा था, तो उन्होंने अटैक करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ हुई, कुछ इंटरनल आप कह सकते हैं सिविल वॉर्स हुए गोरखा रीजन में या गढ़वाल रीजन में, जिसके कारण गोरखा जो थे उनको दोबारा से एक मौका मिल गया गढ़वाल रीजन पर आक्रमण करने का। तो बात है आप कह सकते हैं 1803 में एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया गढ़वाल रीजन में। उसके बाद 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में सिविल वॉर्स हुए फरवरी 1803 में गोरखा रीजन में, गढ़वाल रीजन में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए गोरखाज ने दोबारा से गढ़वाल रीजन पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण को देखते हुए प्रद्युम्न शाह अपनी गद्दी को छोड़कर भाग गए, प्लेन्स में चले गए। अब आप देखेंगे कि प्रद्युम्न शाह सहारनपुर में जाकर के उन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया और 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में एक और वॉर हुआ खुदबुदा मैदान देहरादून में। इस वॉर में जो प्रद्युम्न शाह थे आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो गई और अब कुमायूं और गढ़वाल पूरे रीजन का जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया? नेपाली गोरखास के हाथ में आ गया। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र थे कुंवर प्रीतम शाह। इनको गोरखों ने जो गोरखा थे उन्होंने इम्प्रिजन कर लिया, बंदी बना लिया और काठमांडू भेज दिया। और जो दूसरे पुत्र थे सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार में एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम कर रहे थे। इनके रिक्वेस्ट पे, सुदर्शन शाह के रिक्वेस्ट पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी भेजी गोरखा के अगेंस्ट में अक्टूबर 1814 में। और वॉर के बाद जो गढ़वाल रीजन था वो इंडिपेंडेंट हो गया अर्ली 1815 में। बालाभद्र शाह के बाद मान शाह गद्दी पर बैठे 1561 से 1611 तक की शासन किए। इनका रूल टाइम था। इनके रूलिंग पीरियड में ही, रेन में ही 7 बार कुमायूं रूलर्स पर अटैक हुए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल अटैक थे। मान शाह के जनरल थे नंदी, उन्होंने चंपावत को कैप्चर कर लिया था। श्याम शाह 45th रूलर थे आफ्टर मान शाह। ध्यान रखिएगा, मान शाह के बाद गद्दी पर बैठे थे श्याम शाह। श्याम शाह का नाम जहांगीर नामा में भी मेंशन है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मान शाह के बाद जो 45वें रूलर थे गढ़वाल रीजन के, वो आप कह सकते हैं श्याम शाह थे और श्याम शाह का नाम जहांगीर नामा में भी मेंशन है। एक इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिको, जो कि मुगल प्रिंस दारा शिको के पुत्र थे, उनको शेल्टर दिया था औरंगजेब जिससे नाराज़ हो गए थे। बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे मेदनी शाह, उन्होंने सुलेमान शाह को दिल्ली भेज दिया था अगेंस्ट द विशेष ऑफ हिज फादर पृथ्वीपति शाह। मतलब पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध मेदनी शाह ने सुलेमान शाह को दिल्ली भेज दिया था, जिसके कारण पृथ्वीपति शाह ने मेदनी शाह को किंगडम से बाहर निकाल दिया था। और बाद में 1662 ईस्वी में आप कह सकते हैं कि दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मेदनी शाह की। उसके बाद पृथ्वीपति शाह ने अपने ग्रैंड सन फतेह शाह को, फतेह शाह पुत्र थे मेदनी शाह के, इनको गद्दी पर बैठा दिया। मतलब आप कह सकते हैं इनको राजा बना दिया। और जिस टाइम राजा बनाया था उतने टाइम आप कह सकते हैं पृथ्वीपति शाह भी जिंदा थे। ठीक है, एक इंसिडेंट कहा जाता है कि 7 लाख रुपए का पेमेंट करना था गढ़वाल किंग्स को, ब्रिटिश को, क्योंकि ब्रिटिश ने, अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश आर्मी आई थी गोरखास के अगेंस्ट में, है ना, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गढ़वाल रूलर। और आप कह सकते हैं इसके बाद जो गढ़वाल था वो 1815 में इंडिपेंडेंट हो गया। तो अंग्रेज़ों ने ये काम किया था
एक प्रॉमिस पे कि आप हमें 7 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे वॉर एक्सपेंसेस की तरह। हालांकि इसको कई सारे स्कॉलर्स ने नकारा भी है कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ था अंग्रेज़ों के साथ इनका। अंग्रेज़ों के साथ सिर्फ इतना एग्रीमेंट हुआ था कि आप हमें फ्री करा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 7 लाख रुपए का जो नॉन पेमेंट हुआ था, मतलब पेमेंट जो नहीं किया गया गढ़वाल किंग्स के द्वारा ब्रिटिश को, इसके कारण गढ़वाल का जो ईस्टर्न पार्ट था उसका बहुत सारा हिस्सा ब्रिटिश ने अपने हिस्से में अपने मतलब अधिकार में ले लिया था, इस नॉन पेमेंट की वजह से या फिर मिसिंग पेमेंट की वजह से। हालांकि जो स्कॉलर्स हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो इस बात से नकारते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ब्रिटिश और गढ़वाल रूलर्स के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रिटिश के फोर्स के कारण सुदर्शन शाह जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल श्रीनगर से शिफ्ट करके टेहरी में स्थापित कर दी थी 28 दिसंबर 1815 को। उनके डिसेंडेंट्स जो थे उन्होंने टेहरी गढ़वाल पर रूल किया 1 अगस्त 1949 तक। इसके बाद इसे इंडिया में मर्ज कर दिया गया इस रीजन को, और टेहरी स्टेट जो था वो एक ज़िला बना दिया गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया, तो टेहरी स्टेट भी उसी में से एक जिला था। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपके पनवार किंग्स थे उनके टाइम पे कुछ फेमस पोएम्स आए हैं, जैसे कि आपके मनोदय काव्य, ग्रहराज वंशा काव्य और सुदर्शनोदय ये काव्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो पनवार डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा पुरानी पोएम है काव्य मनोदय, आप कह सकते हैं मानसा के टाइम पर ये कंपोज किया गया था भारत के द्वारा। तो भारता पोएट का नाम था जिन्होंने काव्य मनोदय लिखा था। उसके बाद जो सभासर है ये सुदर्शन शाह के द्वारा कंपोज किया गया था कई सारे वॉल्यूम्स में। श्री श्याम शाह 44th रूलर थे परमार डायनेस्टी के, और इनका नाम जहांगीर नामा में भी मेंशन है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा भी जहांगीर नामा में लिखा हुआ है कि मुग़ल कोर्ट ने इन्हें हॉर्सेज और एलिफेंट ट्रिब्यूट के तौर पर पेश किए थे एज अ रूलर ऑफ श्रीनगर। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 1615 का जो है वो ये बताता है कि श्री श्याम शाह ने सिलासरी गांव की कुछ भूमि शिवनाथ जोगी को दान में दी थी, डोनेट की थी। तो ये बात इस चीज़ से कंफर्म हो जाती है कि 1615 में जो रूलर थे वो आपके थे श्री श्याम शाह। और द हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स दैट जहांगीर हैड गिवन टू गढ़ किंग एज अ गिफ्ट वर सेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1621। और दबराल ऑल्सो सेड दैट श्याम शाह रूल्ड फ्रॉम 1611 टू 1630 AD। तो ये श्याम शाह का रेनिंग पीरियड है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। आगे लेक्चर में हम लोग आगे की बातें करेंगे।